तो प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल और ओम के नियम के बारे में पढ़ाई की थी। ओम के नियम से आगे चलते हुए हमने प्रतिरोध किन किन पे निर्भर करता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, संयोजन क्रम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते हुए आज हम विद्युत धारा के टॉपिक पे ही उसके रासायनिक, उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में और उसके ऊष्मीय प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा व शक्ति। हम इसमें देखना चाहेंगे कि दोनों को हम साथ साथ देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, यह कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता। और ये क्या होती है? कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर। मीन क्षमता का मतलब है कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क। और ये है दर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक तो ये अंतर देखें दोनों में। विद्युत ऊर्जा का सीधा सा है कि यहां हम इसका ऊष्मीय प्रभाव जब देखते हैं, ऊष्मीय प्रभाव आपके जो सिलेबस में है वो ऊष्मीय प्रभाव है, इसका हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट। जब किसी प्रतिरोध तार में, ये आपका एक तार है, जब इस तार में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और इसका प्रतिरोध R हो और T समय के लिए जब इसमें धारा प्रवाहित की जाए, T समय के लिए जब धारा का प्रवाह करते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा जो है, जो विद्युत ऊर्जा है, ये कहाँ चली जाएगी? ये ऊष्मीय ऊर्जा में चली जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर ये चली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है आपकी, उसके रूप में ये परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात तार हमारा है गर्म हो जाएगा। विद्युत हीटर देख लीजिए, विद्युत हीटर है, ये आपके किस सिद्धांत पे काम करता है? इसी सिद्धांत पे। सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत हीटर में ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस अवस्था में होता है, कौन सी रूप में होता है? तो वो ऊष्मीय ऊर्जा में। अगर यही क्वेश्चन विद्युत बल्ब के लिए पूछ लिया जाए, विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो आपकी है वो एक तो ऊष्मीय में गर्म भी हो जाता है, प्लस प्रकाश ऊर्जा में भी परिवर्तित होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो हम जूल हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं, इस विद्युत ऊर्जा के इस कंसेप्ट को, कि जो हमारी कार्य करने की क्षमता है, इसका ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण ये जूल ने प्रदर्शित किया था, जिसको हम जूल का ऊष्मीय नियम भी बोलते हैं, ऊष्मीय नियम। जूल हीटिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं। इसको हम जर्नली H से प्रदर्शित करते हैं। और ये जूल का नियम है, ये किस किस पे निर्भर करता है? I², R और T। यहाँ आप देख पाएंगे I क्या है? धारा, जो चालक या प्रतिरोध तार में से धारा प्रवाहित की गई है, ये वो है। R यहाँ पर तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है। और T यहाँ है समय, कितने समय के लिए धारा उस चालक तार में से या उस प्रतिरोध तार में से प्रवाहित की गई। इन तीन चीजों पर यह निर्भर करता है। कई बार इसके दूसरे रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ तो धारा के रूप में है, ये इसी का दूसरा रूप है, H बराबर है V²/R×T। यहाँ V क्या है? विभव है। ये भी इसका सूत्र हो सकता है।
तो मैं इसके एक साथ सूत्र लिख देता हूँ, फिर इसके न्यूमेरिकल की हम चर्चा कर लेंगे, इसके उन मात्रकों की भी बात करेंगे। H को अगर धारा दे रखी है तो धारा के रूप में लिखते हैं I²RT। अगर विभव के रूप में हो तो V²/RT। V और I की फॉर्म में हो तो VIT। ये सारे के सारे जो है आपके, एक और है अगर शक्ति के रूप में दे रखा हो तो P×T। ये आपके सारे के सारे सूत्र हैं वो ऊष्मीय ऊर्जा के हैं, ऊष्मीय ऊर्जा के। तो किसी भी रूप में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको पूछ लेगा निम्न में से सही सूत्र कौन सा है, 3 इनमें से दे दे, एक अलग दे दे, या ये कह दे सारे ये दे दे और पूछ ले कि सभी, या ऐसा भी कर सकता है कि इनमें से आपको अलग अलग रूप में लिख के दे दे। मैं क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो आप एक बार इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में ताकि आपको आसानी रहे। आई क्या है, मैं यहाँ सिंबल भी लिख देता हूँ। आई है ये धारा है, वी है वो विभव है या विभवांतर है, विभवांतर। टी यहाँ पे समय है, वी आर यहाँ पे प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, और पी यहाँ पर शक्ति है। तो ये इनके मुख्य सिंबल है कि हमें ये पता लग जाएगा कि ये है क्या, और एच यहाँ पर आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। इतने तरीके के सूत्र हैं। हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, सामान्य क्वेश्चन, निम्न में सही संबंध है, सही संबंध है। क्वेश्चन ऐसे मिल जाए आपको, ए ऑप्शन दे दे P×I, सॉरी, एक क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जा सकता है I²RT। बी ऑप्शन दे सकता है IR²T। सी ऑप्शन दे सकता है IRT²। डी ऑप्शन भी ऐसे ही दे सकता है, वो I²R²/T। इस तरह का आपको क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। इसलिए अब कुछ चीजें देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि उन क्वेश्चन को हम देख के कर सकें। क्वेश्चन बनाने वाला यही पैटर्न रखता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें समझ के करना होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन सब में से अभी मैंने जो सूत्र लिखा, अगर वो सूत्र आपने देख लिया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरह का दे सकते हैं, और भी कोई संबंध दे सकते हैं, वो तीनों प्रकार के सूत्र लिख दे और लास्ट ऑप्शन लिख सकता है कि ये सभी सही हैं। अब हम, ये तो था इसके सिंपल सी बात की जो ऊष्मीय ऊर्जा है या विद्युत ऊर्जा है उसके संबंध क्या क्या है, उसके फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अब हम इसके मात्रक की भी बात कर लेते हैं। मात्रक जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अक्सर आप देख पाएंगे जितने भी कंपटीशन आते हैं, खासकर पुराने रीट के एग्जाम के पेपर देखेंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन बनाया हुआ है। और भी आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि मात्रक पे क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी कंपटीशन है। 10th का अगर आप बात करें, 10th बोर्ड की भी बात करें, तो चाहे CBSE है, चाहे RBSE है, चाहे इंग्लिश मीडियम है, चाहे हिंदी मीडियम है, तो आजकल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मात्रक की जब बात करें तो इसका जो मात्रक है ऊर्जा का, हम यहाँ लिख देते हैं ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। अगर SI मात्रक की बात करें तो जूल है। ध्यान रखना, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि SI मात्रक बताइए, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि कोई भी मात्रक लिखा हो सकता है, इनमें से कौन सा मात्रक है। अगर SI मात्रक पूछ ले तो आप जूल लिखेंगे। CGS मात्रक लिखा मिले तो अर्ग लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जूल को जूल और अर्ग को अर्ग बोलते हैं। SI मात्रक आप समझते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति, राष्ट्रीय पद्धति, जिसको हम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। CGS आपकी छोटी यूनिट होती है, 6 सेंटीमीटर होता है,
सेंटीमीटर, जी से ग्राम होता है और एस से सेकंड होता है। ये छोटी यूनिट होती है। तो सीजीएस में क्या होगा, अर्ब हो जाएगा और एसआई मात्रक में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आजकल देख पा रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बहुत कम चांस है। आजकल क्वेश्चन पूछते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसका मात्रक जनरली आपको 1 किलोवाट घंटा मिलेगा, 1 kWh। ये हो गया किलो, ये है वाट और ये है घंटा। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो kWh ये आपका मात्रक है, जो वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है उसकी मैं बात करता हूं। यहां से आप देख पाएंगे कि मात्रक पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं या कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक तो संबंध है कि 1 जूल ऊर्जा, जो आपका किलोवाट घंटा है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि निम्न में से 1 किलोवाट घंटा बराबर है। अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं हो, किसी कारणवश ऐसा होता है कि हमें सब चीजें याद नहीं रहती, तो आपको इसका कन्वर्जन पूछा गया जूल में, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 किलो में कितने होते हैं 1000 और घंटे में सेकंड कितनी होती है 3600। 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटा बराबर है 60 मिनट गुणा में 60 सेकंड के बराबर। जब इसकी गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो इसकी जब गुणा करके देखोगे आप, 36 ऐसे कैसा, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका है 36 गुणा में 10⁵5, ये भी आंसर है। और एक बिंदु लगा दोगे तो एक ऊपर मान बढ़ जाएगा घात का 6 जूल। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। एक चीज और पूछी जाती है अक्सर, बहुत सामान्य चीज है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर। 4.2 जूल। कैलोरी जो है ये भी मात्रक है ऊर्जा का। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। वैसे तो इसका मान 4.186 जूल होता है, लेकिन सामान्यतः हम इसको 4.2 जूल लिखते हैं, इसलिए इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। एक बात और है कि व्यवहारिक मात्रक क्या है विद्युत ऊर्जा का। जो आपकी विद्युत ऊर्जा है इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट। ये यूनिट जो हमारे मीटर में रीडिंग आती है, हम बिल भरते हैं बिजली का, तो उसमें लिखा होता है 100 यूनिट, 150 यूनिट, 50 यूनिट। वो यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट और घंटा, इसको बोलते हैं यूनिट सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और यूनिट लिखी हुई है तो इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल की भी चर्चा करूंगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक बल्ब इतने घंटे जलता है तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, ये सब देखो। यूनिट निकालने का मैं यही सूत्र बता देता हूँ। यूनिट निकालनी हो आपको, यूनिट, यहां वाट यानी शक्ति होती है, उपकरण की शक्ति वाट में होगी, ये ध्यान रखना। उपकरण की शक्ति किस में होगी, वाट में, गुणा में समय ध्यान रखना यहाँ घंटे में होगा, बटे हुए 1000। ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यूनिट निकालने का। देखिए क्वेश्चन से समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन जब आप उसको देखेंगे और जब उसको सोल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल सही बात है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है तो उस समय आपका आंसर सही नहीं निकलेगा, तुक्के मारने से आंसर ठीक नहीं होगा। 100 यानी 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जगता है या जलता है।
जलता है। तो हम हमारे से कुछ भी पूछा सकता है। तो 15 दिन में कितने यूनिट विद्युत खर्च होगी, इस तरह का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। वहां आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला शॉर्ट में क्या है, यूनिट बराबर है P गुणा में T अपॉन 1000। डायरेक्ट फॉर्मूला P गुणा में T गुणा 1000। P का मतलब है यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो ये तो शक्ति होगी, यूनिट निकालनी है अपने को। देखिए पेपर में बहुत ही आसान है। कितने हैं, P का मान हो गया 100 वाट गुणा में समय निकालना है। समय कितने हो गया 8 घंटे एक दिन के, और कितने दिन चल रहा है 15। ये कुल समय हो गया बटे हुए 1000। 1 2 0 से 2 0 काट दो, 15 8 120 बटे हुए 10 कट गया तो कितने आ जाएगा 12 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कंपटीशन में बैठे हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, तो आपको हड़बड़ाहट करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब एग्जामिनर क्या दे सकता है, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा, ये वैल्यू चेंज कर देगा। तरीका यही रहेगा। आप इस तरीके का प्रयोग करके आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये हमारा विद्युत ऊर्जा और इसके ऊष्मीय प्रभाव को लेकर कंप्लीट टॉपिक था। अब मैं बात करता हूँ शक्ति की। अगर विद्युत ऊर्जा जब आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो विद्युत शक्ति पर आपके बहुत ही आसान टॉपिक है और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। देखिए टॉपिक है विद्युत शक्ति, जिसको हम पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। हमने अभी बात की थी कि विद्युत शक्ति विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर है, यानी धारा के प्रवाह की दर को बोलते हैं। शक्ति जो है विद्युत शक्ति, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। पावर का फर्स्ट लेटर है वो P होता है, इसलिए इसको P से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P पावर बराबर है विद्युत ऊर्जा बटे हुए समय। साधारण सा सूत्र ये है। विद्युत ऊर्जा हमने H लिया था और समय हमने T लिया था। जितने भी H के हमने फॉर्मूले लिखे थे वो सारे इसमें लिख के देख लो, सारे फॉर्मूले बन जाए। P का फॉर्मूला क्या हो सकता है, I²R। ऊर्जा में क्या था, I²R और T से T कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा I²R। दूसरा फॉर्मूला V²/R और तीसरा फॉर्मूला V×I। मैं यहाँ सैंपल बता देता हूँ क्या क्या है। I क्या है, धारा। V क्या है, वोल्टेज या विभवांतर। R क्या है, प्रतिरोध। और P आप जानते हैं, P क्या है, विद्युत शक्ति। ये भी सूत्र शक्ति का है, ये भी सूत्र विद्युत शक्ति का, ये भी सूत्र विद्युत शक्ति का है। तो आपको जिस तरह का क्वेश्चन दिया मिले आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, जब हमें विद्युत ऊर्जा का मात्रक पता है तो उसमें से समय हटाना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या था, किलोवाट घंटा या वाट सेकंड। तो यहाँ हम समय हटा देंगे तो शक्ति जो है हमारी विद्युत शक्ति P का मात्रक है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। ये हमारा मात्रक है। बड़ी यूनिट लेनी हो किलोवाट, मेगावाट, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये आपकी कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, वाट। और वाट सेकंड आ जाए, देखो कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है कि वाट और साथ में सेकंड लिख दे। ये पूछ ले ये किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। आप ध्यान रखेंगे ये किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का। और वाट किसका मात्रक है, वाट आपका विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो ये आपके विद्युत शक्ति से संबंधित क्वेश्चन था। तो हम इसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है और हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक 10 वोल्ट की बैटरी
एक 10 वोल्ट की बैटरी 2 ओम प्रतिरोध तार से या प्रतिरोध तार कह सकते हो या एक बल्ब कह सकते हो, बैटरी को 2 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ा गया है। बल्ब की शक्ति बताइए। बल्ब की विद्युत शक्ति होगी। इस तरह का आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑप्शन मिल जाएंगे इसके, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये मिल गया 10 वाट, डब्लू का मतलब यहाँ पर वाट है। दूसरा ये मिल सकता है 200 वाट, तीसरा ये मिल सकता है 50 वाट, चौथा ऑप्शन मिल सकता है 2.5 वाट। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला ध्यान है, थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से सुना है उसने, वो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर लेगा। अब देखिए, हमें इस तरह का क्वेश्चन देखना हो तो पहले तो हमें ये देखना है कि निकालना क्या है, P दिया हुआ क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, V का, विभवांतर का, और ये क्या है आपका R, और हमें P का सूत्र पता लग गया, V²/R था। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। V और R में संबंध क्या है, V²/R, और V का मान रखोगे तो 10 × 10 बटे 2, 2 से काटोगे 5, कितना आंसर हो गया, 50 वाट। अब इस टाइप के क्वेश्चन क्या होगा, अंक बदल के दे देगा और बाकी कोई भी चेंज वो नहीं करेगा। अंक बदल दे, भले ही आपके फॉर्मूले वही रहेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ये कर लिया, इसी को ढंग से समझ लेना है कि हमें कैसे सोल्व करना है। एक बार जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो उसके बाद चाहे कितने भी क्वेश्चन की कर लीजिए, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। और बाकायदा मैं, जैसे मैंने जब प्रतिरोध और ओम के नियम का पूरा टॉपिक एक पूरे लेक्चर में समझाया आपको, और उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन की एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी डाली थी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी फर्स्ट। आप मेरे YouTube चैनल फिजिक्स पिनाकल सहारणसा पर जाकर उनको देख सकते हैं। बिल्कुल आप वहाँ जब देखेंगे, जब आप पहले वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान से उनके वीडियो देख लें, बारीकी से उसको समझें, फिर जब आप विज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 1 को आप जब देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और आपका रीट के एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है आपका, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपको इस टॉपिक से लेकर कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। बाकी 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी साइंस बैकग्राउंड है या और भी कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है चुंबकीय प्रभाव, इसके वो छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, चुंबकीय प्रभाव। मैं इसको भी थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा इस पे पूछा नहीं जाता चुंबकीय प्रभाव पे, क्योंकि जो सिलेबस है 10th लेवल का सिलेबस है, बहुत कम प्रभाव। ओरिस्टेड एक वैज्ञानिक था, ओर्स्टेड ये साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, एक बैटरी ली, एक उसके साथ कुंजी को जोड़ दिया और यहाँ एक प्रतिरोध तार का प्रयोग किया, जिसको हम चालक तार कह सकते हैं। ये AB चालक तार लिया। जब कुंजी को बंद किया जाएगा तो इस परिपथ में धारा बैटरी के धन सिरे से तार में से होते हुए ऋण सिरे की ओर चली जाएगी। अब उसने क्या किया, यहाँ एक चुंबकीय सुई रख दी। ये चुंबकीय सुई है, जिसको हमने चुंबकीय सुई नाम दे दिया, चुंबकीय सुई। तो उसने क्या पाया कि जब इस कुंजी को ऑन या ऑफ करता है, यानी इस कुंजी को ऑन या ऑफ करने का मतलब है इस चालक तार, जो चालक तार है हमारा AB से जब इसको ऑन करते हैं, यानी
प्रेस करते हैं इसकी को, जब बटन दबाते हैं परिपथ बंद हो जाए तो धारा का प्रवाह होगा, धारा प्रवाह। और जब इसको ऑफ कर देंगे तो धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, धारा प्रवाह नहीं। दो केस हैं। तो उसने क्या पाया, जब इस कुंजी को प्रेस किया जाता है, प्रेस करने का मतलब दबाया जाता है और ये परिपथ बंद कर दिया जाए, और जब परिपथ बंद है, बंद परिपथ है, तो धारा का इस चालक तार में से प्रवाह होगा। जब इस चालक तार में से प्रवाह होता है तो इसके लंबवत इस तार के नीचे ऐसे रखी हुई है, तार के नीचे सुई, जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है, सपोज कर लिया ये मैग्नेटिक नीडल है, ये हमारा तार है, इसके नीचे ऐसे रखी तो ये विक्षेप देने लग जाती है। जब चालक तार में धारा का प्रवाह होता है तो ये चुंबकीय सुई अपनी स्थिति से हिलने लग जाती है, और जब इसको बंद कर देते हैं, परिपथ जब खुला कर दिया जाए, परिपथ खुला होने का मतलब है कि इसमें से धारा का प्रवाह नहीं, तब ये सुई अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती। यहाँ पर विक्षेप दे रही है, ये विक्षेप का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, और यहाँ विक्षेप नहीं। तो उसने क्या देखा कि ओरिस्टेड ने ये पाया कि जब चुंबकीय सुई केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में ही अपना रोटेशन करती है, अपनी स्थिति से ये हिलती यानी डिफ्लेक्शन देती है, केवल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में। और यहाँ तो कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई चुंबक रखा हुआ नहीं है, और जब चुंबक नहीं रखा तो केवल धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई अगर विक्षेपित होती है तो इस चालक तार के पास कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो उसने क्या निष्कर्ष निकाल लिया यहाँ से, उसने निष्कर्ष ये निकाल लिया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ कोई टेम्परेरी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसकी वजह से ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। ये था ओरिस्टेड का प्रभाव। तो ओरिस्टेड ने बड़ा अच्छा डिस्कवरी की थी, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की थी कि चालक तार में धारा प्रवाह से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसने बात बता दी थी ओरिस्टेड ने। इसने क्या कहा कि किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इसकी दिशा क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, दाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, अंगूठे के नियम से, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल। आपको सिंपल सा बात ध्यान रखनी है, अपना दायां हाथ लेना है और दाएं हाथ को इस तरीके से मोड़ लेना है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं आसानी से मेरा अंगूठा सीधा है, ऐसे इस पेन को पकड़ लीजिए ऐसे राइट हैंड में और अंगूठा सीधा कर लीजिए। तो ये नियम क्या कहता है, राइट हैंड नियम ये कहता है ये अंगूठा जो है नीचे से ऊपर की ओर इसकी दिशा है। इसका मतलब विद्युत धारा चालक तार में नीचे से जब ऊपर जाएगी तो ये उंगलियां जो आपकी कर्ल्स फॉर्म में है, घूमी हुई हैं, ये आपकी किस चीज को प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर उल्टा कर दीजिए, अगर धारा की दिशा नीचे की ओर ऊपर से नीचे है तो ये उल्टी दिशा में हो जाएंगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर धारा ए बी चालक तार है हमारा, इसमें ए से बी की ओर प्रवाहित होती है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, तो कैसे हो जाएगी, इस तरीके से। ये देख लीजिए ऐसे है तो ऐसे घूम जाएगी, और ये घूमना होता है जो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूमता है। अगर यही चालक तार में धारा बी से ए की ओर हो जाए, बी से ए की ओर, जब बी से ए की ओर होगी तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी घड़ी की जो सुई है जैसे जैसे घूमती है उसी दिशा में ये घूमेगी। तो ये भी कैसे हो जाएगी, ये उल्टी हो जाएगी। अब
ये घड़ी की दिशा में हो जाएगी ऐसे। ये है चुंबकीय प्रभाव को लेके कि ये चुंबकीय क्षेत्र बना है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है जो, उसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं, एक छोटी सी बात इसके बारे में बता देता हूं। चुंबकीय बल रेखाएं जो आपके सिलेबस में है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसके बारे में 2-3 बात ध्यान रख लेना, पूरी डिटेल से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, मैं यहाँ एक एक करके इसके बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या बात याद रखनी है। नंबर 1 बात ध्यान रखना, ये काल्पनिक रेखा होती है, यानी केवल कल्पना मात्र है, वास्तव में ये होती नहीं है। काल्पनिक रेखाएं, तो आप ध्यान रखना कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी बात ये करना कि ये बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, बंद वक्र का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे यहां से शुरू हुई, ये घूम फिर के वापिस इसी बिंदु पर आती हैं। जिस बिंदु से ये स्टार्ट हुई है पूरा चक्कर बना देती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं बंद वक्र बनाती हैं। तो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये बंद वक्र बनाती हैं। और तीसरी बात ये याद रखना कि इन रेखाओं की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक बात ये याद रख लेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए चुंबकीय बल रेखा एक है, ये x बिंदु से y बिंदु की ओर गई, तो ये जो काल्पनिक रेखा है इसके किसी भी बिंदु पे, जैसे ये बिंदु है A, ये बिंदु है आपका B, ये बिंदु है C, किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये इसकी स्पर्श रेखा खींच दी। B बिंदु पे खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा, C पे खींचोगे तो ये। जिस बिंदु पे आप स्पर्श रेखा खींचते हैं उस बिंदु पर ये जो दिशा है ये किसकी दिशा है? B की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये बात ध्यान रखनी है। उसी बिंदु की दिशा है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। एक बात और याद रख लेना, दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक ये बात याद रखनी। क्यों नहीं काटती? अगर ये एक दूसरे को काटती, सपोज कर लिया एक बल रेखा ये है पहली और ये दूसरी बल रेखा है, अगर ये एक दूसरे को काट देती, हम ऐसा मान लें, तो कटान बिंदु जो होता है यहाँ पर, एक तो ये स्पर्श रेखा खींच दी और एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये B की दिशा और ये भी B की दिशा। क्या एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। कभी नहीं होता कि एक ही बिंदु पर एक से ज्यादा दिशा हो जाए, यानी किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नहीं होती, और नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये कभी काट नहीं सकती। इतनी सी बात ध्यान रखना आप चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। 4 बातें आप याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन 4 में से ऑप्शन मिल जाएगा। पहली चीज है ये बंद वक्र नहीं बनाती, ध्यान रखना। काल्पनिक रेखाएं हैं, एक दूसरे को कभी ये काटती नहीं है कोई भी दो, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक छोटा सा टॉपिक और मैं बता देता हूं आपको, चुंबकीय फ्लक्स, इसके बारे में भी जनरली एक पूछा जा सकता है या सामान्य क्वेश्चन है ये भी। चुंबकीय फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है, इसको फाई से लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है हमारा, कुछ क्षेत्र है, इसमें से जो बल रेखाएं हैं वो गुजर रही हैं 50, तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स। में इसके ऐसे लिख देता हूं इसकी परिभाषा को कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, ये शब्द भी प्रयोग करें, लंबवत गुजरने वाली, लंबवत इंपॉर्टेंट है, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स है एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं का गुणनफल, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं का भागफल, एकांक क्षेत्रफल के समानांतर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो सारे शब्द ध्यान रखने हैं, क्षेत्रफल के लंबवत वेरी इंपॉर्टेंट, और संख्या, क्यों, कौन सी संख्या, बल रेखा का मतलब यहां पर है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। ये आपका टॉपिक है। तो इस तरह से आप चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा को प्रदर्शित कर सकते हो। तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक आ जाए, वैसे इसका मात्रक इतना इंपॉर्टेंट पूछते नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं, वेबर होता है, WB से लिखा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो वेबर होता है, याद रख लेना। बस इसमें ध्यान ये रखना कि एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और मात्रक भी पूछ ले तो वेबर है। तो हम अब बात करते हैं, ये हमारा जो, अगर आप किसी कंपटीशन में 10th लेवल की साइंस के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप देख पाएंगे कि एक हमारा ये विद्युत से संबंधित, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, शक्ति और धारा के चुंबकीय प्रभाव, इतना सा टॉपिक है, और ये हमने यहाँ कंप्लीट किया है। आप सब ने इस वीडियो को इतना पसंद किया, इतना आपने इस वीडियो को सहनशीलता से देखा, तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, और आप इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद आपका।